तो अपने अपने स्टडी मटेरियल्स आप ओपन कर लीजिए, मैंने उसे स्क्रीन पे शो किया हुआ है। और यहाँ पे जो हमारे पास क्वेश्चंस हैं, तो डेफिनेटली यू विल फील कि जितने भी क्वेश्चंस एमसीक्यूज में यहाँ पे हमारे पास होंगे, वो उन क्वेश्चंस का मैक्सिमम पोर्शन हम नोट्स में ऑलरेडी नोट डाउन कर चुके हैं। तो जब भी हम क्वेश्चन देखें, जस्ट कंफर्म योर नोट्स और वहां से उनके आंसर्स हम यहाँ से ढूंढ के लेंगे। हाँ, क्वाइट पॉसिबल कि कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिनके आंसर्स नहीं होंगे, तो हम अकॉर्डिंगली नोट्स अपडेट कर लेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1, आर यू रेडी एवरीवन? सभी ने ज्वाइन कर लिया है होपफुली। ठीक है, बाकी जो नहीं है लाइव वो फिर रिकॉर्डिंग पे जाएंगे, तो कुछ कर नहीं सकते उनका। यस, तो फर्स्ट क्वेश्चन इज स्टैटिस्टिक्स इज अप्लाइड इन, स्टैटिस्टिक्स इज अप्लाइड इन, आंसर सबको पता है। इट्स इकोनॉमिक्स, बिजनेस मैनेजमेंट, कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। यस, इट is applied in all of these. Option D is the correct answer of question number 1. Option D. Question number 2. Statistics is concerned with, statistics किससे concerned है? Quantitative से, qualitative से? Statistics is concerned with quantitative और qualitative? Yes, quantitative और qualitative? फर्स्ट क्लास आपने केयरफुली देखा है तो उसमें इसका आंसर था स्टैटिस्टिक्स इज कंसर्न विद बोथ क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स? विच वन इज फॉल्स? लैटिन वर्ड से डिराइव हुआ है? यस, सी इज द करेक्ट आंसर। Statistics is derived from Latin word. No, yes, ये सही है। Derived from Italian word, ये भी सही है। और हमने बोला था फ्रेंच और जर्मन ने फॉल्स क्लेम किया था, तो फ्रेंच ने रॉन्ग बोला है, उनके वहां से स्टैटिस्टिक्स डिराइव नहीं हुआ है। ऑप्शन सी इज द रॉन्ग आंसर। द कलर ऑफ अ फ्लावर इज एन एग्जाम्पल ऑफ, बहुत इजी क्वेश्चन। कलर ऑफ फ्लावर्स, A attributes, it's attribute, attribute। हमने बात किया दो तरह के डेटा होते हैं हमारे पास, एक होता है वेरिएबल और सेकंड एट्रीब्यूट्स। वेरिएबल बात करता है काउंटिंग की, डेटा की, क्वांटिटी की, और एट्रीब्यूट्स बात करता है क्वालिटी की। तो कलर इज क्वालिटी, तो ये आएगा एट्रीब्यूट्स में। A quantitative characteristics is known as, a quantitative characteristics, admit करना इनको, quantitative character, यहीं से admit कर दो। Quantitative characteristics is known as, attributes तो qualitative होता है। देखिए यहां थोड़ा आंसर में गड़बड़ है। हमने कल बात की थी क्वांटिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स का मतलब वेरिएबल्स और क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स का मतलब एट्रीब्यूट्स, लेकिन यहाँ पे जो ऑप्शंस हैं उन ऑप्शंस में वेरिएबल के दोनों टाइप हमें अलग अलग दिए हैं, डिस्क्रीट वेरिएबल और कंटिन्यूअस वेरिएबल। डिस्क्रीट वेरिएबल और कंटिन्यूअस वेरिएबल, तो आप देखेंगे तो जहां क्वांटिटी स्पेसिफिक नंबर्स में होती है तो उसे क्वांटिटी बोलते हैं, और यदि वो कंटिन्यूअस यानी रेंज में होती है तो वहां पे नॉर्मली जैसे हाइट, वेट, ये सब रेंज में होते हैं। तो हमारा आंसर होगा डिस्क्रीट वेरिएबल, जहां पे स्पेसिफिक नंबर ऑफ क्वांटिटी हम यूज करते हैं। आंसर इज डिस्क्रीट वेरिएबल। एनुअल इनकम ऑफ अ पर्सन इज, पर्सन की एनुअल इनकम क्या होगी? कौन सा वेरिएबल? डिस्क्रीट वेरिएबल। वेरी गुड, बिल्कुल सही जवाब, इट्स डिस्क्रीट वेरिएबल। सब कुछ क्लियर है? अभी देखिएगा सारे क्वेश्चंस बड़े आराम से खत्म होने वाले हैं।
द क्विकेस्ट मेथड टू कलेक्ट प्राइमरी डेटा, प्राइमरी डेटा कलेक्ट करने का सबसे क्विकेस्ट मेथड कौन सा है, मतलब जिसमें सबसे जल्दी प्राइमरी डेटा कलेक्ट हो जाता है? टेलीफोन इंटरव्यू करेक्ट जवाब, टेलीफोन इंटरव्यू, यस इट इज करेक्ट, गुड, द करेक्ट आंसर इज टेलीफोन इंटरव्यू। एडमिट देम ना, वहां पे एडमिट ऑल। नेक्स्ट, द मोड ऑफ प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा, बहुत इजी है। ए टेबुलर, टेक्सचुअल एंड डायग्रामेटिक। नोटेड था ना सब कुछ, एग्जैक्टली वहीं से मिल रहा है, देख लीजिएगा। फॉर टेबुलेशन, कैप्शन किसे बोलते हैं? टेबुलेशन में कैप्शन किसे बोलते हैं? द अपर पार्ट, कैप्शन में लिखा ना, जिसमें हम कॉलम्स और सब कॉलम्स स्पेसिफाई करते हैं। कॉलम्स आर नोन एज कैप्शंस, रोज आर नोन एज स्टब्स। रोज को हम स्टब बोलते हैं, कॉलम को कैप्शन बोलते हैं, और उस टेबल के मेन पार्ट को बॉडी बोलते हैं। तो यहां पे कैप्शन, आंसर इज डी, द अपर पार्ट ऑफ अ टेबल that describes the column and sub column is known as caption. Next one, stub of a table is, stub किसे बोलते हैं? Not the body of the table, is the rows of the table. रोज कौन से में लिखा है? रोज में दो आंसर है हमारे पास, सी एंड डी। सी और डी में से कौन सा करेक्ट है? डी, लेफ्ट साइड ऑफ रो, लेफ्ट साइड ऑफ रो। रोज जब स्टार्ट होती है तो उसके लेफ्ट साइड में हम जो हेडिंग देते हैं, रोज को जो हम हेडिंग प्रोवाइड करते हैं, सच हेडिंग्स आर नोन एज स्टब्स। करेक्ट। पाई डायग्राम किस पर्पस के लिए यूज में आता है? कल बताया था मैंने, पाई, यस देखिए आंसर्स आप स्टडी मटेरियल में नीचे, लेकिन यदि आप बिना उन आंसर्स को कंफर्म के यहां से करेंगे तो डेफिनेटली कॉन्सेप्ट्स और क्लियर हो जाएंगे। और ये सारा चीजें लर्न करने का है यार, इट्स ऑल अबाउट लर्न, सारा पॉइंट्स लर्न करने का है, ये चैप्टर ही याद करने का है, याद करके निकलने वाला है चैप्टर। यस इट इज ए, जब हम कंपैरिजन करते हैं तो हम पाई चार्ट डिजाइन करते हैं, कंपैरिजन करते हैं तो पाई चार्ट डिजाइन करते हैं। जैसे मुझे, मैं एक्सप्लेनेशन एक बार वापस दे देता हूं आपको इसका। मुझे कंपोनेंट की कॉस्ट निकालनी है, उसमें 30% मटेरियल है, तो ये 30% मैंने उसमें से मटेरियल बना दिया। उसमें 60% लेबर है, तो नियर अबाउट ये 60% मैंने लेबर में डाल दिया, 60%। और ये 15% 10% ये जो भी बचा मेरे पास। तो इस तरह से जब कंपैरिजन हम करते हैं, ये हो गया आपका 60% अप्रॉक्स, और ये 10% बचा हुआ मेरे लिए क्या हो गया? अदर कोई कंपोनेंट। तो इस तरह से जब हम कंपैरिजन करते हैं तो हम पाई चार्ट यूज करते हैं। करेक्ट आंसर ऑप्शन ए। वेट आर जनरली कॉल्ड, वेट क्या कहलाते हैं? वेट्स किसे बोलते हैं? फ्रीक्वेंसी, परफेक्ट, फ्रीक्वेंसी। रेंज, रेंज जो होता है वो रेंज होता है डेटा जिसमें हमें कलेक्शन चाहिए। जैसे 10 से 20 मार्क्स कितने स्टूडेंट्स के आए, तो 10 से 20 जो हमने बनाया वो रेंज है, लेकिन 10 से 20 मार्क्स जितने स्टूडेंट्स के आए वो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आर नोन एज वेट या फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी, वेट, प्रोबेबिलिटी, इन सब का मतलब एक ही है, इन सबको एक ही नाम से बोला जाता है। नेक्स्ट, लेंथ ऑफ अ क्लास इज, लेंथ ऑफ अ क्लास इज, क्लास की लेंथ क्या होगी? एक क्लास इंटरवल की लेंथ क्या होगी? इट इज अपर बाउंड्री एंड लोअर बाउंड्री का डिफरेंस, डिफरेंस बिटवीन अपर बाउंड्री एंड लोअर बाउंड्री। सर हमने तो कल अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट का डिफरेंस भी लिखा था। बेटा अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट लिखोगे ना तो वहां आंसर रॉन्ग हो सकता है। क्यों? क्योंकि यदि आपकी इंक्लूसिव सीरीज है तो उसमें अपर और लोअर लिमिट का डिफरेंस वो क्लास नहीं कहलाएगी, वो लेंथ ऑफ क्लास नहीं कहलाएगी, वहां गड़बड़ होगा। इसलिए हमेशा जब आंसर करना है ना तो आप
बाउंड्री पे फोकस करें और आंसर में बाउंड्री दें, बाउंड्री। ठीक है, यहां तक एक बार कंफर्म कर लीजिए, एवरीवन इज कंफर्टेबल? यस। 11th क्वेश्चन, फाइन। 11th क्वेश्चन, एक सेकेंड, सब ज्वाइन हो गए ना? हाँ ठीक है। यस, 11th क्वेश्चन में पाई डायग्राम इज यूज्ड फॉर। देखो पाई डायग्राम किस चीज के लिए काम में आता है? जब आप दो कंपोनेंट्स में या किसी एक के कंपोनेंट्स के अंदर कंपैरिजन शो करते हैं। जैसे मैंने आपको बताया, मैं और अलग कर लेता हूं। मेरी क्लास में जो स्टूडेंट्स हैं, मैंने उन्हें 3 कैटेगरी में डिवाइड किया। या मैं यूं देखूं कि किसी भी एग्जाम में जो कंटेंट आ रहा है उस कंटेंट का वेटेज कितना है, किस कंटेंट का कितना वेटेज है। लाइक अभी हम सीएमए फाउंडेशन में बात करते हैं, मैथ्स का वेटेज कितना है, स्टैट्स का वेटेज कितना है, अकाउंट्स का वेटेज कितना है, लॉ का वेटेज कितना है, इकोनॉमिक्स का वेटेज कितना है। मुझे वो वेटेज स्पेसिफाई करना है, वो वेटेज स्पेसिफाई करना है, तो मुझे कंपेयर करना है। तो हम क्या करेंगे, एक एग्जांपल, ये क्वेश्चन भी हमें करना है प्रैक्टिकली, अब ये क्वेश्चन करेंगे हम तो वहां क्लियर हो जाएगा। जैसे इतना वेटेज मैथ्स का है, ये वेटेज आपका स्टैट्स का है, 10% वेटेज सपोज हमने मैथ्स को दे दिया है, 15% वेटेज स्टैट्स का है, 40% वेटेज सपोज, 25% वेटेज सपोज अकाउंट्स का है। तो ये कंपैरिजन यहां से इजीली हो जाता है। कंपोनेंट ऑफ एनी स्पेसिफिक एरिया कंपेयर करते हैं तो पाई चार्ट यूज करते हैं, तो हम पाई चार्ट यूज करते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14, फॉलोइंग इज द क्लास एंड फ्रीक्वेंसी। आपको बताना है 20 to 30 का क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कितना होगा। 20 to 30 का क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कितना होगा? इट्स वेरी सिंपल, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाल के देखते हैं। 5 प्लस 8 13, 13 प्लस 15 28। तो 20 to 30 में जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आ रहा है दैट इज 28। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, क्लास फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाय विड्थ। फॉर्मूला देखो जाके, किसका फॉर्मूला लिखा था हमने? ये क्लास फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाय विड्थ। फ्रीक्वेंसी डेंसिटी, डेंसिटी का फॉर्मूला था ये, क्लास फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाय विड्थ। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, डेंसिटी। मोड ऑफ अ डिस्ट्रीब्यूशन कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम, मोड ऑफ अ डिस्ट्रीब्यूशन कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम, ये मैंने कल बताया था चार्ट बताते वक्त, याद है तो? इफ चार्ट इज देयर, मैं 1 मिनट देखता हूं। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। हिस्टोग्राम में बताया था क्या? मेरा फाइल कल वाला हैंड रिटन फाइल, यस। नो, मैंने डिलीट कर दिया शायद। करेक्ट, इट इज हिस्टोग्राम। कैसे बनाया था हमने? मैंने आपको बताया था कि इस तरह से हिस्टोग्राम्स बनते हैं और इनके हाईएस्ट जो पॉइंट होता है हिस्टोग्राम का, इसको यहां पे चेक करते हैं कॉर्नर से मिला के, तो यहां से मोड कैलकुलेट होता है। ठीक है, वो हम मोड पे आएंगे तब और डिटेल में बात करेंगे, लेकिन याद रखिएगा हिस्टोग्राम से मोड कैलकुलेट होता है। एन एरिया डायग्राम इज, देखो लिखा हुआ है, नोट्स में लिखा हुआ है, किस हिस्टोग्राम, हिस्टोग्राम के हमने आगे लिखा था, हिस्टोग्राम टाइप ऑफ चार्ट में हिस्टोग्राम और हिस्टोग्राम और एरिया डायग्राम, हिस्टोग्राम को एरिया डायग्राम भी बोलते हैं। मीडियन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन
कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम, याद करो, कल के ही नोट्स में था, कल के ही डिस्कशन में था। लेस देन ओजाइव से भी निकाला जा सकता है, लेकिन मैंने आपको बताया था ओजाइव्स में एक लेस देन ओजाइव होता है और एक मोर देन ओजाइव्स, और जो इसका इंटरसेक्शन पॉइंट होता है, जो इंटरसेक्शन पॉइंट होता है वहां से हम कैलकुलेट करते हैं मीडियन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। और लेस देन ओजाइव से भी कैलकुलेट करते हैं, तो आंसर कौन सा होगा? आंसर होगा सी, बोथ ए एंड बी। लेस देन ओजाइव से भी मीडियन कैलकुलेट हो सकता है, और पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ लेस देन एंड मोर देन ओजाइव से भी मीडियन कैलकुलेट हो सकता है। मोस्ट कॉमनली यूज्ड फ्रीक्वेंसी कर्व कौन सा है? मोस्ट कॉमनली यूज्ड फ्रीक्वेंसी कर्व बेल शेप्ड। आगे चल के आप पढ़ेंगे प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, उसमें एक प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन आता है आपके पास जिसे हम बोलते हैं नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में आता है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। इस नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में हम ये वाला कर्व, ये मैक्सिमम यूज करते हैं, तो ये मोस्ट कॉमनली यूज्ड डायग्राम है हमारे पास, मोस्ट कॉमनली यूज्ड। आंसर इज बेल शेप। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अ प्रॉफिट ऑफ अ कंपनी फॉलो, प्रॉफिट के कंपनी के प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन किससे दिखाएंगे? जे शेप तो हो नहीं सकता कि पहले इंक्रीज और फिर डिक्रीज हो जाए और फिर इंक्रीज होने लग जाए। यू शेप्ड, यू शेप में ऐसा नहीं होता ना। आंसर याद कर लीजिए, हम कुछ कर नहीं सकते इसके अंदर, स्टडी मटेरियल के अंदर एग्जैक्टली ये मेंशन करके दिया हुआ है, इसलिए इस तरह के क्वेश्चंस को स्टडी मटेरियल से हमें आंसर करना पड़ता है। जहां भी ये हमने फ्रीक्वेंसी कर्व नोट किए हैं ना नोट्स में, वहां पे एक एग्जांपल डाल दीजिए बेल शेप के सामने। बेल शेप मोस्ट कॉमनली यूज्ड एंड शोज कंपनीज प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन, ये उसके सामने लिख दीजिएगा। shows companies profit distribution and commonly used। चलिए अब कुछ प्रैक्टिकल हो जाए। कॉस्ट ऑफ अ शुगर इन अ मंथ अंडर द हेड्स रॉ मटेरियल, लेबर, डायरेक्ट प्रोडक्शन एंड अदर। शुगर कॉस्ट के अंदर 4 तरह के कंपोनेंट हैं, 12, 20, 35, 23। और इन व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द सेंट्रल एंगल्स for the largest and smallest component of the cost? स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट कंपोनेंट ऑफ कॉस्ट में क्या डिफरेंस है, ये हमें यहाँ पे कैलकुलेट करके बताना है। स्मॉलेस्ट एंड लार्जेस्ट कंपोनेंट कॉस्ट में डिफरेंस। तो पहले तो यहां पे आपको इनको डिग्री में कन्वर्ट करना पड़ेगा। डिग्री में कन्वर्ट कैसे करते हैं? द टोटल ऑफ द कंपोनेंट इज इक्वल टू 360 डिग्री। तो हम क्या करेंगे, 12, 20, 35, 23, 12, 20, 35, 20, इसका टोटल लगाइए 90, करेक्ट। ठीक है, अब क्या करना है, 12 डिवाइडेड बाय 90 मल्टीप्लाई बाय 360 डिग्री। ट्वेल्व डिवाइडेड बाय 90, हाउ मच? 48 डिग्री, करेक्ट। हमें किन दो के बीच में आंसर पूछा है? हमें पूछा है
लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट कंपोनेंट। तो लार्जेस्ट स्मॉलेस्ट कंपोनेंट तो 12 था, लार्जेस्ट कंपोनेंट क्या है 35, तो 35 का भी सेम कैलकुलेशन कर लो। 35 डिवाइडेड बाय 90 मल्टीप्लाई बाय 360, 140। अब स्मॉलेस्ट एंड लार्जेस्ट के बीच का डिफरेंस निकाल दो, 92। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। वापिस देख लीजिए, यहां पे क्या करना है, सारी डेटा का टोटल करना है, और डेटा का टोटल करने के बाद इंडिविजुअल डिवाइडेड बाय टोटल मल्टीप्लाई बाय 60। क्योंकि मुझे परसेंटेज में नहीं डिग्री में चाहिए, एक पाई का साइज 360 डिग्री होता है, तो 360 डिग्री से हमने मल्टीप्लाई किया। हमें स्मॉलेस्ट एंड लार्जेस्ट के बीच का डिफरेंस पूछा है, तो स्मॉलेस्ट एंड लार्जेस्ट के लिए कैलकुलेट करेंगे, सिर्फ डिफरेंस बता दें। Is it okay? Next one. Next question. हमें दिया है नंबर ऑफ एक्सीडेंट्स इन 7 days, नंबर ऑफ एक्सीडेंट्स इन 7 days, और नंबर ऑफ डेज, नंबर ऑफ एक्सीडेंट्स और उनकी है। तो 7 days के अंदर कितने एक्सीडेंट्स हुए हैं? 0 एक्सीडेंट्स। व्हाट इज द नंबर ऑफ केसेस व्हेन 3 और लेस एक्सीडेंट अकर्स? यहीं पे देख के बता सकते हो कितने ऐसे केसेस हैं जहां पे 3 या 3 से कम एक्सीडेंट्स हुए हैं। तो 0, 1 एंड 2, इन तीनों केसेस में जो फ्रीक्वेंसी है उसका टोटल लगा दीजिए। 0 केसेस, 0 एक्सीडेंट्स, 1 एक्सीडेंट एंड 2 एक्सीडेंट्स, और 3 हमें पूछा है 87। करेक्ट, इट इज 87। समझ गए ना? 3 और 3 से कम एक्सीडेंट, तो 3 और 3 से कम एक्सीडेंट का मतलब क्या होता है? 3 एक्सीडेंट्स भी काउंट करने हैं, 2 एक्सीडेंट्स भी लेने हैं, 1 एक्सीडेंट भी लेना है, 0 एक्सीडेंट भी लेना है। तो 0, 1, 2, 3, इन चारों का हमने फ्रीक्वेंसी का टोटल कर लिया। दैट विल बी आवर आंसर, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 23। अब आराम से समझिएगा, ये जो फ्रीक्वेंसी बस ये जो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है, इस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में बिलो 10, बिलो 20, बिलो 30, बिलो 40, बिलो ऐसा दिया हुआ है। मतलब क्या है? लेस देन 10, लेस देन 20, लेस देन 30, लेस देन 40। तो एक तरह से यह आपको क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी गिवन है, ग्रुप्स नहीं बने हुए हैं ना, ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी गिवन है। लेस देन 10, 15, लेस देन 20 का मतलब होता है उसमें लेस देन 10 भी इंक्लूडेड है ना? अब हमें इसमें क्या पूछा है? हमें इसमें पूछा है हाउ मेनी स्टूडेंट्स गॉट मार्क्स 30। कितने स्टूडेंट के मार्क्स 30 से ज्यादा हैं? तो मैं टोटल स्टूडेंट्स के अंदर से जिनके लेस देन 30 आए हैं उन्हें माइनस कर दूं। मैं टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स में से जिनके मार्क्स लेस देन 30 आए उन्हें माइनस कर दूं, तो मेरे पास वो स्टूडेंट्स बच जाएंगे जिनके मार्क्स 30 से ज्यादा हैं। टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं? 100। जब भी क्यूमुलेटिव या लेस देन या मोर देन में आपको फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन गिवन होता है
तो उसका जो लास्ट हाईएस्ट वैल्यू होता है वो टोटल होता है। तो इसका हाईएस्ट वैल्यू है 100, तो 100 इज द टोटल। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट 100 और लेस देन 30 मार्क्स कितने स्टूडेंट्स के आए हैं? लेस देन 30 मार्क्स कितने स्टूडेंट्स के आए हैं? 65। बिलो 30, 65 स्टूडेंट्स के बिलो 30 मार्क्स हैं और टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स मेरे पास 100 है। तो 100 में से 65 माइनस कर दें, यानी 35 स्टूडेंट्स मेरे पास बचे जिनके मार्क्स मोर देन 30 हैं। आंसर सी। इट क्लियर? किसी को भी कोई डाउट हो तो पूछ सकता है। एक बार और रिपीट कर देते हैं। बिल्कुल कर देता हूं। यहां हमारे पास लेस देन फ्रीक्वेंसी में गिवन है। लेस देन का मतलब ये आपके पास लेस देन ओजाइव की तरह है, तो हमें क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी गिवन है और ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हमें ये बता रही है कि देयर आर टोटल 100 स्टूडेंट्स जिनमें से 10 से कम मार्क्स 15 स्टूडेंट्स के आए हैं, 20 से कम मार्क्स 38 आए, 30 से कम मार्क्स 65 स्टूडेंट्स के आए हैं। यहीं पे रुकते हैं। हमें पूछा है 30 से ज्यादा मार्क्स कितने स्टूडेंट्स के आए हैं। तो हमें यहां से पता है देयर आर टोटल 100 स्टूडेंट्स और उन 100 स्टूडेंट्स में से 65 स्टूडेंट्स स्कोर लेस देन 30। 65 स्टूडेंट को 30 से कम, 100 स्टूडेंट्स में से 65 स्टूडेंट्स माइनस कर दें तो हमें वो स्टूडेंट्स मिल जाएंगे जिनके 30 से ज्यादा मार्क्स आए। ओके, नेक्स्ट वन, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 250 से 300 के बीच में। और यहां पे देखिए अब ग्रेटर देन दिया हुआ है, दिख रहा है ना, ग्रेटर देन 250 से ज्यादा, 200 से ज्यादा, 250 से ज्यादा, 300 से ज्यादा, 350 से ज्यादा। तो यहां पे भी जो टोटल वैल्यू है वो कितनी है, टोटल फ्रीक्वेंसी कितनी है, 56। लेस देन एंड ग्रेटर देन दोनों के केस में द टोटल विल बी द टोटल ऑफ फ्रीक्वेंसी का मतलब जो हाईएस्ट वैल्यू है दैट विल बी द टोटल फ्रीक्वेंसी। तो टोटल फ्रीक्वेंसी है 56। हमसे क्या पूछा है सर? हमसे पूछा है 250 से 300 के बीच में कितने लोग हैं। 250 से 300 के बीच में कितने लोग हैं? 200 से 350 के बीच, 250 से 300 के बीच में कितने हैं? तो यहां पे देखो 250 से 300 का मतलब क्या हुआ, 250 से ज्यादा और 300 से कम। 250 से ज्यादा, यस करेक्ट बेटा, बिल्कुल सही, गुड। 250 से ज्यादा कितने हैं मेरे पास? 38। 38 250 से ज्यादा हैं और 15 300 से ज्यादा हैं। नहीं भाई, हमें ऐसा नहीं चाहिए, हमें चाहिए 250 से 300 का बीच का, और 250 से 300 के बीच में मतलब कितना हो गया, 38 माइनस 15। 250 से ज्यादा में से 300 से ज्यादा वाला पार्ट माइनस कर दिया हमने और हमारा रिजल्ट आ गया 23। इज इट क्लियर? ओके ओके, वेरी गुड वेरी गुड। देखिए समझते चलेगा, डाउट हो तो पूछते भी चलेगा, वापस बताऊंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो देन लेस देन दोनों के यहाँ पे एग्जांपल्स हमने डिस्कस किया। देखिए किसी फॉर्मूले सॉर्ट ऑफ पे जाने का जरूरत नहीं है इन सारी चीजों के लिए, ये सिंपली लॉजिकली अप्लाई करेंगे तो आंसर वैसे ही आ जाएगा। अदरवाइज यदि आपको सिंपली ग्रुप बनाना है तो ग्रुप बनाने के लिए क्या करते हैं, हम फ्रीक्वेंसी का वापस डिफरेंस निकालना शुरू। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बनाने के लिए एडिशन होता है, तो क्यूमुलेटिव को नॉर्मल फ्रीक्वेंसी में कन्वर्ट करने के लिए सब्सट्रैक्शन करते हुए चलेंगे। ठीक है, चलिए वो नेक्स्ट चैप्टर में आएगा, वहां पे डिस्कस करना ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इजी सा लग रहा है मुझे। 16 स्टूडेंट का वेट का फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है, 16 स्टूडेंट का वेट फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है। फाइंड क्लास मार्क
for the first class interval. फर्स्ट क्लास इंटरवल, फर्स्ट क्लास इंटरवल, फर्स्ट क्लास इंटरवल का मतलब 44 से 48, उसके क्लास मार्क चाहिए, क्लास मार्क ऑफ फर्स्ट क्लास इंटरवल। एक मिनट, लेट मी चेक द आंसर, सम कंफ्यूजन इज देयर। 25th है ना, 25th, 25th में हमें आंसर ही गिवन नहीं है। इसका फर्स्ट पॉइंट देखिएगा, क्लास मार्क, क्लास मार्क क्या लिखा है, ये इन्होंने मार्क लिखा है 446, ये कोई क्वेश्चन ही नहीं है बेसिकली। फर्स्ट पॉइंट देखिएगा, फाइंड विड्थ ऑफ द क्लास इंटरवल फॉर द सेकेंड क्लास इंटरवल, विड्थ ऑफ द सेकेंड क्लास इंटरवल, सेकेंड क्लास इंटरवल का विड्थ, सेकेंड क्लास इंटरवल का विड्थ, फोर और 5, सेकेंड, यस इट इज 4 और 5, 5 5 5, यस कल बताया था, ये इंक्लूसिव सीरीज है, इसमें अपर और लोअर बैंड या अपर और लोअर लिमिट का डिफरेंस मत निकाल दीजिएगा, गड़बड़ होगा। इसमें आपको अपर और लोअर बैंड का डिफरेंस निकालना पड़ता है। मैं यहाँ बैंड कैलकुलेट करने के लिए टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, तो मैंने दूसरा तरीका बताया था, अपर ऑफ द फर्स्ट एंड लोअर ऑफ द फर्स्ट एंड लोअर ऑफ द सेकंड का डिफरेंस निकालिए, या अपर और फर्स्ट और अपर ऑफ द सेकंड का डिफरेंस निकालिए, तो आंसर आता है 5। 5 is the correct answer. Find frequency density of the second class interval. Frequency density of the second class interval. Second class interval का density निकालना है। Density कैसे कैलकुलेट करते हैं? Density कैलकुलेट करते हैं हम frequency of the class divided by width of the class. Frequency of the class divided by width of the class. Frequency of the class is 5 and width of the class is again 5. So 5 divided by 5, density will be 1. Answer is 1, option C. चेक कर लेते हैं, थर्ड का सी, थर्ड ही है ना ये, इन्होंने ऊपर नीचे कर रखा है आंसर्स को। फिफ्थ का 1 पता नहीं, इन्होंने आंसर्स ऊपर नीचे कर रखे हैं गाइस। 5 दे रखा है जबकि यहाँ हमारे पास 4 ही क्वेश्चंस हैं। ठीक है, नेक्स्ट, फाइंड रिलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द सेकेंड क्लास इंटरवल। बताइए, रिलेटिव फ्रीक्वेंसी, रिलेटिव फ्रीक्वेंसी का आंसर क्या होता है? रिलेटिव फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला था फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास डिवाइडेड बाय टोटल ऑफ फ्रीक्वेंसी। तो सेकेंड क्लास में 5/16 और फिर थर्ड क्लास का 7/16। ये हो गए दोनों क्वेश्चन के आंसर, एंड आई थिंक एवरीथिंग इज परफेक्टली गुड और करेक्ट फॉर यू। ओके, question number 26. The goal of Dash is to focus on summarizing and explaining a specific set of data. Summarizing a specific set of data. मेरा क्रैक कर रहा है क्या वॉइस? क्लियर है?
The goal of dash is to focus on summarizing and explaining a specific set of data. Descriptive statistics. इन्फ्रेंशियल में क्या करते हैं, ये फर्स्ट डे में चैप्टर जो पढ़ा था हमने वहां से नोटेड है. डिस्क्रिप्टिव, वेरी गुड यार, नोटेड है तो बहुत अच्छा, क्लियरली नोटेड है नोट्स के अंदर. नेक्स्ट, डैश आर यूज्ड व्हेन यू वांट टू विजुअली examine the relationship between two quantitative variables. Visually examining two quantitative variables. When you want to visually examine the relationship between two quantitative variables, जब दो quantitative variables के बीच में बार डायग्राम एंड लाइन डायग्राम, दोनों डायग्राम हमें दो वेरिएबल्स के बीच में कंपैरिजन विजुअली एग्जामिन करने को देते हैं. बार होते हैं दो के तो उनके हाइट से पता चल जाता है, लाइंस होती हैं तो अप डाउन से पता चल जाता है. लेकिन अब प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे ना हमारे पास दोनों ऑप्शन आ रहा है, बार भी है और लाइन भी है. तो व्हाट वी कैन डू, ऑप्शन का आंसर चेक कर सकते हैं हम. बस मुझे आंसर्स नहीं पता, आंसर दिया डी, स्कैटर प्लॉट. काम कीजिएगा, डायग्राम में जहां पे वहां स्कैटर प्लॉट करके एक ऑप्शन डाल दीजिए, याद कर लीजिए इस तरह के क्वेश्चन का आंसर स्कैटर प्लॉट क्यों है, क्योंकि स्टडी मटेरियल में एक लाइन दिया होगा स्कैटर प्लॉट, क्योंकि ये टाइप ऑफ डायग्राम तो है ही नहीं हमारे पास, क्योंकि टाइप ऑफ डायग्राम में हमने तीन ही डायग्राम पढ़े हैं, लाइन, बार एंड पाई. तो वहां एक स्कैटर प्लॉट लिख दीजिए टाइप ऑफ डायग्राम में, और वहां लिख दीजिए क्या किस काम में आ रहा है, विजुअल एग्जामिनेशन, विजुअल एग्जामिनेशन बिटवीन टू वेरिएबल्स, विजुअल एग्जामिनेशन बिटवीन टू वेरिएबल्स. In a grouped frequency distribution, the interval should be grouped frequency distribution. फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में इंटरवल कैसा होना चाहिए, इंक्लूसिव एंड एक्सक्लूसिव बोथ. तो यहां पे इंक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव लिखा है, तो इंक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव बोथ द आंसर्स, तो आंसर हो जाएगा सी. आंसर इज सी. विच ऑफ द वेरिएबल बिलो इज कैटेगोरिकल. कौन सा वेरिएबल कैटेगोरिकल है, कैटेगोरिकल का मतलब जहां पे हम कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं, जहां पे हम कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं, कैटेगरीज. देखिए नेगेटिव चलते हैं नीचे से, एज ऑफ रेस्पोनेंट, इसमें कैटेगरीज बन सकती है नहीं, इसमें डेटा बनेगा, एज, एज ग्रुप बनेगा. हाउस होल्ड इनकम बिफोर टैक्सेस, इसमें भी इनकम का ग्रुप बनेगा. ये हो गए दोनों आपके डिस्क्रीट वेरिएबल की तरह. नंबर ऑफ पीपल बोथ एडल्ट एंड चिल्ड्रन, यहां नंबर ऑफ पीपल है तो यहां पे भी ग्रुप बनेगा. तो मेरे पास ऑप्शन नहीं बचता है, आंसर है कंट्री ऑफ रेजिडेंस. कैटेगरी कंट्री ऑफ रेजिडेंस, रेजिडेंस में कंट्री ऑफ रेजिडेंस, कौन किस कंट्री में रहता है, तो यहां पे ग्रुप नहीं बना सकते, यहां पे कैटेगरी बनेगी. एशिया पैसिफिक, नॉर्थ रीजन, साउथ रीजन, इस तरह से यहां पे ग्रुप बनेंगे, तो हमें कैटेगरी बनाना पड़ेगा. तो ये कैटेगोरिक आंसर इसमें फिट होता है. इन ड्रॉइंग अ हिस्टोग्राम विच ऑफ द फॉलोइंग सजेशन शुड बी फॉलोड. हिस्टोग्राम बनाने में कौन सा सजेशन हमें फॉलो करना चाहिए. लीव लार्ज गैप बिटवीन बार, दिस अलाउ रूम फॉर कमेंट. बिल्कुल सही है ये भी. द हाइट ऑफ द बार्स शुड इक्वल द क्लास फ्रीक्वेंसी.
हाइट ऑफ द बार शुड इक्वल टू द क्लास फ्रीक्वेंसी। नहीं, बिल्कुल सही आंसर, 100% करेक्ट। हिस्टोग्राम में जब हम एक बार बनाते हैं तो इस बार की हाइट कैसे डिसाइड होती है? इस बार की हाइट कैसे डिसाइड होती है? फ्रीक्वेंसी से डिसाइड होती है। जितनी फ्रीक्वेंसी है उतना ही बार का हाइट जाएगा। आंसर इज करेक्ट, यस, यही आंसर होना चाहिए। अब कुछ पढ़ने का जरूरत ही नहीं है। हाइट ऑफ द बार डेफिनेटली इज इक्वल टू द क्लास फ्रीक्वेंसी, ये हमें ध्यान रखना सबसे ज्यादा जरूरी है। बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। The histogram graphically shows, हिस्टोग्राम ग्राफिकली क्या शो करता है? देखिए आगे चल के हमें पता चलेगा। ये प्रेजेंस ऑफ आउटलायर्स भी शो करता है, ये सेंटर ऑफ डेटा भी शो करता है, ये स्क्यूनेस ऑफ डेटा भी शो करता है, ये स्प्रेड ऑफ ब्रेथ ऑफ डेटा भी शो करता है। जो डेटा हमने कलेक्ट किया वो पूरा का पूरा उस डेटा से रिलेटेड सारा एनालिसिस हमें हिस्टोग्राम शो कर देता है। तो उसमें हम प्रेजेंस ऑफ आउटलायर्स, उसमें आता है सेंटर ऑफ डेटा, हर बार के बीच का सेंटर निकाल के प्लॉट कर सकते हैं, सेंटर ऑफ डेटा, और हाईएस्ट बार को प्लॉट कर सकते हैं, दैट इज अगेन सेंटर ऑफ डेटा। स्क्यूनेस ऑफ डेटा पढ़ेंगे आगे, एंड स्प्रेड ऑफ डेटा, यानी डेटा कितना वाइडली स्प्रेड हुआ है वो भी हमें बार में दिख जाता है, बार की हाइट से या बार की विड्थ से। तो यहाँ पे ऑप्शन होगा चारों। अब चारों किसमें है? सी, ऑल इज द आंसर। Now we have a histogram. In a statistics class with 136 students, the professor records how much money each student has in his or her possession during the first class of the semester. The histogram below is of the data collected. 136 स्टूडेंट हैं, प्रोफेसर ने पहले ही दिन सबकी पॉकेट चेक करवा ली, बोले सबकी जेब में कितना कितना मनी है। तो 0 to 10 रुपी, 10 to 20 रुपी, इस तरह से उन्होंने यहाँ पे नीचे जो ये लिया है, ये 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, इट इज द अमाउंट ऑफ मनी जो उनकी पॉकेट में से निकला। और वो अमाउंट ऑफ मनी कितने बच्चों की पॉकेट से निकला वो बना दिया हमने फ्रीक्वेंसी का बार, वो बना दिया हमने फ्रीक्वेंसी बार। अब फटाफट से इसमें क्वेश्चन देखें क्या जानना चाहता है। द हिस्टोग्राम इज, the histogram is outlier, systematic, skewed। तो हमने बोला हिस्टोग्राम हमें क्या क्या बताता है, सेंटर पॉइंट भी बताता है, स्क्यूनेस भी बताता है, आउटलायर भी बताता है। तो वहीं से आपको कुछ यहाँ पे कैलकुलेट नहीं करना, याद नहीं रखना, सिंपली चीज की हिस्टोग्राम सारी इंफॉर्मेशन निकाल के देता है। यानी यहाँ जो भी इन्होंने लिखा है सब कुछ हिस्टोग्राम ने कैलकुलेट करके दिया होगा, इसलिए आंसर ऑल ऑफ द अबव इसमें भी। और इन पे डिटेल डिस्कशन इन चैप्टर्स के अंदर चल के करेंगे हम। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट इंडिकेट द स्क्यूनेस ऑफ अ डिस्ट्रीब्यूशन। सर स्क्यूनेस तो पढ़ाया नहीं है, फिर भी पूछ रहे हैं, कोई बात नहीं, बता दो कौन स्क्यूनेस नहीं बताता। स्क्यूनेस तब पता चलता है जब आप एक्सिस पे प्लॉट करते हो दो इंफॉर्मेशन, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस होता है, तभी हमें स्क्यूनेस पता चल सकता है। जब दो डेटा के बीच में कंपैरिजन होता है तभी हमें स्क्यूनेस पता चल सकता है। इनमें से किस चार्ट में, किस ग्राफिकल प्रेजेंटेशन में दो एक्सिस नहीं होते? तो सर पाई चार्ट में दो एक्सिस नहीं होते, पाई चार्ट में, इसलिए आंसर इज पाई डायग्राम। The next one, study of 1106 college students asked about their preference for online resources. The following relative frequency distribution was determined as a result of the survey. Relative frequency दिया है, यानी ये परसेंटेजेस में है,
डेसिमल में दिया है 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो परसेंटेज बन जाएगा, डेसिमल में दिया है इसका मतलब इसका टोटल 1 होगा, और यदि परसेंटेज में करेंगे तो इसका टोटल 100 होगा। चाहते क्या है, पहला है गूगल 0.736 का मतलब है 73.6%, लाइब्रेरी 0.6 का मतलब है 13.6%, और विकिपीडिया 0.094 का मतलब है 9.4%। पूछना क्या चाहते हो, ऑफ द 1106 स्टूडेंट्स who participated in the survey, approximately how many choose Google or Google Scholar? 1106 स्टूडेंट्स में से कितने बच्चों ने, अप्रोक्सीमेट कितने बच्चों ने गूगल और गूगल स्कॉलर का ऑप्शन चूज किया? सर बहुत सिंपल आंसर है, 73.6% स्टूडेंट्स ने। निकालो कैलकुलेटर, 1106 स्टूडेंट्स का 73.6% निकाल दो, आंसर आ जाएगा। टोटल इज सॉरी इट्स 814। इलेवन 1106 स्टूडेंट्स और उसका आप निकाल दीजिए 73.6%। 814 इज करेक्ट आंसर। समझ में आ गया ना कि जो रिलेटिव फ्रीक्वेंसी का मतलब है ये परसेंटेजेस गिवन है मुझे, और उन परसेंटेजेस के बेस पे मैं टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट का परसेंट कैलकुलेट कर सकता हूं। नेक्स्ट वन, oh it is the last one. A set of data has a median that is much larger than the mean. Which of the following statement is most consistent with this information? I suggest to leave this question for now, बिकॉज जब तक हम स्क्यूनेस के बारे में बात नहीं करेंगे हमें चीज समझ में नहीं आएगी। तो स्क्यूनेस को डिस्कस करेंगे तो हिस्टोग्राम पे स्क्यूनेस कैसे कैलकुलेट होता है वो हमें पता चल जाएगा। लेफ्ट स्क्यूनेस, राइट स्क्यूनेस क्या चीज होती है, करेक्ट स्क्यूनेस क्या चीज होती है। देन इस क्वेश्चन को अभी के लिए जस्ट लीव इट राइट नाउ, लीव इट बिहाइंड, बाद में बात करेंगे इस क्वेश्चन के बारे में। तो वी डन विद ऑल द क्वेश्चंस अवेलेबल हियर। तो सारे एमसीक्यूज हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। ये स्क्यूनेस वाला पार्ट वी विल डिस्कस लेटर कि किस तरह से ये काम करता है। बाकी किसी को कुछ पूछना है तो बताइए। अपार्ट फ्रॉम दिस पार्ट एनीथिंग यू वांना आस्क? ट्वेंटी फिफ्थ का फर्स्ट, फाइंड विड्थ ऑफ द क्लास इंटरवल फॉर द सेकेंड क्लास इंटरवल। ये तो सही था ना, ये तो हमने डिस्कस किया। 25th ऑप्शन में गलत आंसर है क्या? बी, बी सही है, बी, इट्स बी। ये फ्रीक्वेंसी डेंसिटी ऑफ द सेकेंड क्लास इंटरवल, डेंसिटी का फॉर्मूला होता है हमारा फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाय क्लास विड्थ। फ्रीक्वेंसी है 5 और क्लास विड्थ है 5, फ्रीक्वेंसी भी 5, क्लास विड्थ भी 5, तो फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाय क्लास विड्थ आंसर इज 1, 5/5, तो सेकंड का आंसर हो गया 1। और बोलिए। थर्टी वन। बेटा ये स्क्यूनेस वाला क्वेश्चन आप स्किप कर दो, हम डिस्कस करेंगे उसके बाद में बताऊंगा, वरना से लर्न करने वाला चीज रह जाएगा अननेसेसरी। तो वी विल डिस्कस दिस कि हिस्टोग्राम पे ये स्क्यूनेस कैसे कैलकुलेट होता है।
एनीथिंग एल्स? 32 सेम प्रॉब्लम है बेटा, स्क्यूनेस स्क्यूनेस 31 32 and the last one 35, 3 questions all are on histogram skewness. Yes, देखिए अभी प्रॉब्लम ये है कि अभी तक हमारे पास ये डिसाइड नहीं हो पा रहा है कि हमारा एग्जाम होम बेस्ड एग्जाम है या सेंटर बेस्ड एग्जाम। यदि हमारा एमसीक्यू पे रहेगा पैटर्न कंप्लीटली, तो ये क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना ही नहीं है हमें, क्योंकि ये सब डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस हैं, इनको प्रैक्टिस नहीं करना है, हमें सिर्फ एमसीक्यू प्रैक्टिस करना है। एंड आई विल प्रोवाइड यू एडिशनल एमसीक्यू क्वेश्चंस। आपको पूरा का पूरा एक फाइल मिलेगा जिसमें नंबर ऑफ एमसीक्यू क्वेश्चंस होंगे ऑन एवरी चैप्टर। तो वो फाइल आपको मिल जाएगा, आप उसके क्वेश्चंस ट्राई कीजिए रादर देन दिस। तो और उन क्वेश्चंस में प्रॉब्लम आएगी तो फिर वहां हम डिस्कस करेंगे, उनको डिस्कस करना ज्यादा कंफर्टेबल रहेगा। और वन इंस्टीट्यूट डिसाइड मोड, हम उसके अकॉर्डिंगली अपना कुछ पैटर्न यदि कुछ चेंज करना रहेगा तो हम फ्रीक्वेंट कर लेंगे उसको, देयर इज नो इशू। तो फॉर नाउ लीव दिस पार्ट। 26, the goal of is to focus on summarizing and explaining a specific set of data. देखिए सॉरी बेटा, ये तो इंस्टीट्यूट ही डिसाइड करेगा यार। मतलब अभी आई एम नॉट इन दैट पोजीशन टू कमेंट एनीथिंग ऑन द इंस्टीट्यूट्स स्ट्रैटेजी एंड द फाइनलाइजेशन, बट एज इंस्टीट्यूट विल डिसाइड वी विल इन्फॉर्म यू। मतलब अपडेट हम भी रहेंगे, आप भी अपडेट हैं, और शायद कई जगह तो हमारे से ज्यादा अपडेटेड बच्चे मिल जाते हैं हमें, तो हम भी अपडेट रहेंगे, क्योंकि हमें एक्चुअली क्या सारी स्ट्रीम्स देखना होता है, तो अपडेशन हमारे पास भी होगा। जैसे ही अपडेशन आएगा वी विल अपडेट यू। हाँ, ये पता चलेगा कि कब हो जाएगा, ये भी अपडेट आएगा तो भी बता दूंगा। अभी के लिए आई एम ब्लैंक ऑन दैट पार्ट, आई डोंट नो व्हाट विल हैपन। फाइन। 26, द गोल ऑफ डैश इज टू फोकस ऑन समराइजिंग एंड एक्सप्लेनिंग अ स्पेसिफिक सेट ऑफ डेटा। स्पेसिफिक सेट ऑफ डेटा, दो तरह की स्टैटिस्टिक्स कौन सी थी? इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स एंड डिस्क्रिप्टिव। इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स क्या था? याद करो फर्स्ट लेक्चर में हमने इन्फ्रेंशियल और डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स के बारे में बात किया, तो वहां लिखा था डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स का मेन मोटिव क्या है कि हम डेटा कलेक्ट करेंगे, समराइज करेंगे और फिर उनसे इन्फ्रेंसेस यानी उनसे हम कंक्लूजन ड्रॉ करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे। तो ये डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स का मेन मोटिव था। इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स में क्या करते हैं हम? इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स में हम दूसरों के डेटा पे इन्फ्रेंसेस निकाल लेते हैं, कंक्लूजन निकाल लेते हैं। तो यहां पे समराइजिंग आएगा, एक्सप्लेनेशन आएगा, ये डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स का पार्ट है। एनीथिंग एल्स? फर्स्ट लेक्चर का वीडियो बेटा ग्रुप में अवेलेबल है, बिल्कुल। और एप्लीकेशन पे आपने एप्लीकेशन आपने इंस्टॉल किया हुआ है तो एप्लीकेशन पे भी अवेलेबल है। तो जस्ट गो थ्रू, आप एप्लीकेशन पे जाओ, बैचेस में सीएमए के बैच पे जाइए, सीएमए के बैच के अंदर इफ यू आर एडेड चेक कर लीजिएगा आपको बैच शो हो रहा है क्या। बैच शो नहीं हो रहा है तो आप मैसेज कीजिएगा मुझे, मैं आपको बैच में ऐड करवा दूंगा। तो वहां पे बैच में जाएंगे, स्टैटिस्टिक्स और मैथ्स के बैच के अंदर आपको स्टैटिस्टिक्स लेक्चर 1 मिल जाएगा। अदरवाइज ग्रुप में भी अवेलेबल है, रीसेंड करवा देता हूं मैं ग्रुप के अंदर, देयर इज नो इशू, रीसेंड कर देंगे ग्रुप के अंदर वो लेक्चर का लिंक। बाकी सारे लेक्चर्स आपको एप्लीकेशन पे ही अपडेटेड मिलेंगे। फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स आपको यूट्यूब पे कोई भी लेक्चर अवेलेबल नहीं होगा, वो तो आपको पता ही है। हम टीम्स के थ्रू कर रहे हैं तो हमारे लेक्चर्स आपको एप्लीकेशन पे ही अवेलेबल होंगे। सो इज देयर एनीथिंग एल्स? मेरा नंबर ग्रुप में अवेलेबल है बेटा, मेरा नाम नितिन है और मेरा नंबर ग्रुप में अवेलेबल है। आप मेरे नंबर को ग्रुप में से ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्या कह रहे हैं?
ऐसे कैसे हो सकता है बेटा, ये लिंक तो ग्रुप के थ्रू आया है, तो आप डेफिनेटली मैसेज करें मुझे, नोट कर लीजिए, मैं आपको ग्रुप में भी ऐड करवा दूंगा यदि आप एडेड नहीं है तो। इट्स 99280 एक सेकंड मैं नोट कर देता हूं, यहीं पे शो कर देता हूं, इट्स 9928013378। ठीक है, चलिए तो फाइनली फिर आज का डिस्कशन यहां ओवर करते हैं। एनीथिंग एल्स, किसी के पास कुछ और बचा बोलने को? यस, वो बिल ऑफ एक्सचेंज, ये चैप्टर हमने स्टैट्स का कंप्लीट कर लिया है। नाउ आई विल टेक बिल ऑफ एक्सचेंज, सबने कंप्लीट कर लिया होगा, मैं ग्रुप में एक बार कंफर्म कर लेता हूं, एंड देन बिल ऑफ एक्सचेंज के हम आपके स्टडी मटेरियल के क्वेश्चंस देखेंगे और आप लोगों की प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे, प्रोबेबली टुमारो और डे आफ्टर टुमारो फॉर श्योर। और उसके बाद आप लोग यदि कर चुके हैं तो डेप्रीशिएशन पे स्विच कर लीजिए, डेप्रीशिएशन भी स्टार्ट कर लीजिएगा। बिल ऑफ एक्सचेंज टुमारो और डे आफ्टर टुमारो फॉर श्योर। ओके, यस, बेटा मैं एक एक चैप्टर अनाउंस करूंगा और उन चैप्टर्स को अकॉर्डिंगली डिस्कस करेंगे, क्योंकि मिक्स मैच चलने से बहुत सारे बच्चों का कुछ छूट सकता है, अलग अलग ना चल के। एक सेकेंड होल्ड कीजिएगा।